वो भारत का पड़ोसी है। वो खुद को दोस्त कहता है, लेकिन उसकी हरकतें दोस्तों जैसी नहीं। भारत के सरहदी इलाके पर कब्जे की साजिश। लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ। चीन की इस रणनीति के पीछे कहीं कोई चाल तो नहीं? नमस्कार, बड़ी खबर में आगे हम भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ पर चर्चा करेंगे। कैसे पिछले 10 दिन से चीनी सेना की एक प्लेटून पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डिया डीबीओ सेक्टर में टेंट गाड़े हुए हैं। हालांकि बातचीत से मामला सुलझ रहा है। रक्षा मंत्री का कहना है कि भारतीय हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि चीन फिलहाल हट तो जाएगा, लेकिन बाद में इस इलाके पर अपना क्या दावा पेश करेगा। ऐसा एक तरह से कहीं कहा जाए 27 साल बाद हो रहा है, जैसे उसने अरुणाचल प्रदेश में किया था। लेकिन पहले चीन और भारत की जो सीमा पर स्थिति बनी हुई है, उससे पहले कोल आवंटन घोटाला, जिस पर आज स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई है। इसमें कहा गया है 1993 से 2008 के बीच जितने भी कोल ब्लॉक्स दिए गए वो गलत तरीके से दिए गए। जिन कोयला खदानों में काम शुरू नहीं हुआ है उनका अलॉटमेंट कैंसिल किया जाना चाहिए। जो लोग आवंटन प्रक्रिया में शामिल थे उनकी जांच होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस हैं। इस आवंटन से कोई कमाई भी नहीं हुई है। इलाके का विकास न होने से आर्थिक नुकसान हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR नहीं निभाई गई। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले राज्यसभा में 13 अगस्त 2012 को सरकार ने बताया था कि 1995 ब्लॉक आवंटित किए गए थे, जिनमें से 165 में काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो एक मोटा सा सवाल जो आज हम बड़ी खबर में इस पहले हिस्से में समझने की कोशिश करें कि कोल ब्लॉक आवंटन के नुकसान के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। बीते 15 साल में एक पाई भी नहीं सरकार की कमाई। कोयले का मुनाफा खुद खा गई निजी कंपनियां। कोयला आवंटन में भारी धांधलियों पर संसद की स्थायी कमेटी की रिपोर्ट। 1993 से लेकर आज तक की सरकारों के दामन पर लगा कोयले का दाग। अब क्या सफाई देगी सरकार? तो क्या सफाई देगी सरकार? एक मोटा अनुमान जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में बताया कि 195 कोल ब्लॉक अगर आवंटित किए गए थे, 165 में काम ही शुरू नहीं हुआ है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर एक स्टैंडिंग कमेटी जो बनी थी उसके अध्यक्ष कल्याण बैनर्जी ने क्या कहा। क्योंकि 93 से 2004 तक जब जब कोल ब्लॉक को डिस्प्यूट किया है, दैट हैज नॉट बीन एडवर्टाइज्ड। क्यों एक फॉर्चुनेट आदमी के लिए एक तो कोल ब्लॉक है? हम लोग का कमिटी फील करता है जो प्रोसीड्योर जो फॉलो किया है वो प्रोसीड्योर इलीगल प्रोसीड्योर है। अनफॉर्चुनेट पार्ट, सैडेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इतना कोल ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट किया, एक पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं आया। नेचुरल रिसोर्स, इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्राइवेट पार्टी को। आई एम लिस्ट कंसर्न about politics in respect of this. No one has taken care about that, we have said. तो हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। आबिद रसूल खान साहब, नेता कांग्रेस, सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुदीप श्रीवास्तव RTI कार्यकर्ता और अली अनवर अंसारी साहब सांसद JDU और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। अली अनवर साहब, पहले आपके पास आऊंगी। तमाम तथ्य हम सबके सामने आए, लेकिन जब ये रिपोर्ट पूरी बन रही थी और जब आप लोग कंक्लूजन में पहुंच रहे थे, क्या आपको सबसे ज्यादा चिंता क्या सामने आ रही थी? मैंने ये साफ लगाने चाहिए कि देश की दौलत को लुटा दिया गया है निजी स्वार्थ में। लुटाने वालों को जाहिर है ऐसे ही बिना इंटरेस्ट के नहीं लुटाया। और देखिए, हम लोग समाजवादी धारा के हैं, इंदिरा जी की मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन बात समझ में आई कि इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जब ये कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया था, तो वो कितना सही था।
आज उन्हीं का नाम लेने वाले लोग और किस तरह से निजी लोगों के हाथ में ये कोयले के खदान को बेच रहे हैं। और ये कोई अक्षय भंडार नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये 50 साल तक चलेगा, लोगों का मानना है। और बिजली की इतनी किल्लत है और ऊर्जा इसके बावजूद कैसे लुटाया गया ये आपको ठीक है, ये एक साफ इस स्टैंडिंग रिपोर्ट पे साफ हो गया है। बिल्कुल आबिद रसूल खान साहब, क्या समझे, क्यों ऐसे, सत्ता में तो आप हैं इस समय, हालांकि बीजेपी की सरकार के दौरान का पूरा कार्यकाल इसमें आएगा, लेकिन पहले तो आपसे 2 बार से सत्ता आप लोगों के हाथ में, क्यों लुटाया जा रहा था इस तरह से देश की संपदा को? जी, इसमें लुटाया जा रहा था या प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे, यही एक डिबेट है जिसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बातचीत हो रही है और कमिटीज डाले गए हैं और उसके सीबीआई की भी इंक्वायरी हो रही है। तो यहाँ पे बात यह है कि 2005 में जब प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग हुई थी कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट के लिए, वहाँ पे पूरे स्टेट्स ने अपनी एक सिफारिश दी थी कि भाई कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट का जो एक्ट है उसको अमेंड ना किया जाए, क्योंकि कोल अगर निकालने के स्टेट्स को नहीं मिलेगा तो ये पावर प्रोजेक्ट्स और स्टील प्रोजेक्ट्स को काफी नुकसान होगा, जिससे स्टेट्स का डेवलपमेंट रुकेगा। वहां पे हमारी गवर्नमेंट चाह रही थी कि एक्ट अमेंड करें और इसको ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में लाएं, और स्टेट जो हैं वो प्रिवेल करें कि भाई अगर आप ये काम करने जाएंगे तो इसमें कई साल लगेंगे और इससे नुकसान होगा। तो उस हिसाब से जो पॉलिसी एग्जिस्टिंग थी वो पॉलिसी के तहत ही कोल ब्लॉक्स अलॉट किए गए हैं। जब इस पे सीएजी ने ये बताया कि इसमें काफी नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का, मगर सीएजी ये भी बताया कि कोई इसमें धांधली नहीं हुई है, कोई इसमें हेराफेरी नहीं हुई है। इतना है कि जो मार्केट रेट से देखा जाए तो ये रेट कम होने से इतना नुकसान हुआ है। जो आप कह रहे हैं कि सीएजी ने, तो सुदीप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सीएजी ने 2 स्पेसिफिक एग्जांपल दिए हैं। एक तो दिया है रंपिया डिप साइड कोल ब्लॉक का, जिसमें 67 एप्लीकेशन थी और 2 की जगह 2 को ही केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसके बाद अलॉटमेंट हुआ 5 को। ऐसे ही एक फतेहपुर ईस्ट और ब्लॉक है, 2 ब्लॉक का उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है कि जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई का पहला एफिडेविट जो फाइल हुआ है, जिस रिपोर्ट जिसको कहना चाहिए, और जिसके अंश सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज साहब ने पढ़ के सुनाए थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि प्रोसीजर का भी पालन नहीं हुआ। पॉलिसी क्वेश्चनेबल है, वो एक हिस्सा है, प्रोसीजर का भी पालन नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कहीं प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ है और कहीं फेवरेटिज्म हुआ है और किसी को दिया गया है तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास सीज्ड है और इस पे एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कितने बड़े भी अधिकारी हो या कितने बड़े भी पॉलिटिकल लीडर हो। उस पर कांग्रेस पार्टी उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। यहाँ पे बात यह है कि पहले जब पार्लियामेंट से पहले मीटिंग हुई थी, वहां पर सब पार्टियों ने वादा किया था कि पार्लियामेंट को हम स्टॉल नहीं करेंगे और पार्लियामेंट में हर बात पे मुद्दा पे डिबेट होगा। और उसके बाद हम देखते हैं जैसा पार्लियामेंट शुरू होती है स्टॉल होने का ही काम हो रहा है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। आबिद रसूल खान साहब, बावजूद इसके प्रधानमंत्री जो पहली बार यूपीए 1 थी, प्रधानमंत्री के डायरेक्ट अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल थी। राज्यसभा के एमपी दासरी नारायण राव 23 मई 2004 से 6 अप्रैल 2008 तक इसके स्टेट कोल मिनिस्टर थे। फिर दूसरे संतोष बागड़ोडिया जी भी इसके स्टेट कोल मिनिस्टर रहे 2008 से 2009 के बीच। बात ये नहीं है, बात लेफ्ट की भी है। लेफ्ट में जिस तरह से आया बीजेपी की, आप सुधांशु हमारे साथ बैठे हैं, 2005 में जिस तरह से एक कांग्रेस को मौका मिल रहा है, जो पॉलिसी की बात थी, छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था मिस्टर पारिक को 28 मार्च को कि आप अपनी पॉलिसी मत लाइए कॉम्पिटिटिव बिडिंग। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने लिखा था। तो बीजेपी कैसे कह सकती है? बीजेपी के तो 2 चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से गुजारिश की गई थी कि भैया आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं लाएं। मिनिस्टर भी लिखे थे दीदी जी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी लिखे थे कि पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट मत कीजिए, और ये जो ये रिकमेंडेशन पे ये पॉलिसी कंटिन्यू की गई थी। और मैं यहाँ पे आपको कैटेगरीली ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जैसा अभी साहब ने बताया है कि कुछ इसमें इनअप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है, तो इस पे हम एक्शन लेने के लिए तैयार है, इस पे चर्चा करने के लिए एक्शन लेने के लिए तैयारी। चला क्यों इतने साल तक? सर त्रिवेदी जी, आप बोलना चाहेंगे? त्रिवेदी जी, मेरा आपसे सवाल था, बीजेपी इतना हंगामा संसद में कर रही है, दूसरे दिन संसद चलने नहीं दी गई, अब लोकसभा तो परसों तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तो भूमिका इसमें आप देखिए। जो एक एलएबी ली जा रही है, जो एक बहाना लिया जा रहा है कि साहब बीजेपी रूल 2 चीफ मिनिस्टर्स का नाम लेके कि उन्होंने रिकमेंडेशंस किया था,
तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस सरकार के विषय में बात होती है उसकी पूरी नीयत की पृष्ठभूमि देख लेनी चाहिए। उन्होंने आज तक कितनी राज्य सरकारों को इतना महत्व दिया है कि उनके एक लेटर के बेस के ऊपर वो सारी की सारी पॉलिसी बदले दे रहे हैं। पॉलिसी क्यों लिखी थी उन्होंने, उस विषय पे मैं बाद में जाऊंगा। उससे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा, बीजेपी की राज्य सरकारों के कितने ही रिकमेंडेड पड़े हुए हैं केंद्र सरकार के पास, चाहे गुजरात का गुजकोका हो या मध्य प्रदेश का एंटी टेरर एक्ट हो, उस पर तो रखे बैठे हुए हैं और ये कहते हैं साहब उस पर तो हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और कोल ब्लॉक पे लिखी गई एक चिट्ठी के लिए वो इतना बड़ा स्टैंड बना रहे हैं जैसे कि फेडरलिज्म पर और स्टेट की रिकमेंडेशंस को शायद वो ओवर एंड अबव सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहते हैं। ये सिर्फ वास्तविकता से मुंह चुराने के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है आबिद रसूल सर, दूसरा मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक छोटा सा ये बताना चाहूंगा, एंटी टेररिज्म एक्ट या गुजरात का जो एक्ट लाने की बात हुई थी उसकी चिट्ठी से आप कोल की चिट्ठी उसमें मत जाइए सर, अभी हम कोल पे बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कोल इशू के ऊपर जो हुआ था वो इशू पे मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी वो फॉलो करी और 2005 में चेंज करने के लिए पूरी कोशिश की, मगर जब स्टेट्स का वहां पे दबाव आया कि हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा तो उसको पॉलिसी कंटिन्यू करना पड़ा। और जब तक कि आप कैप्टिव पावर जहां पे हो रहा है और कैप्टिव माइनिंग हो रही है वहां अगर कोल नहीं देंगे तो ओपन मार्केट से कहां से खरीदेंगे वो लोग? देखिए मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि जो कोयले का खेल है उसमें सबके हाथ काले हैं, बिल्कुल ये स्थिति बनती है। मैं छत्तीसगढ़ में भी 2 इंडिविजुअल कोल ब्लॉक जो स्टेट की एजेंसीज को दिए गए थे उन पर भी सीएजी की रिपोर्ट है जो सेपरेट है कि एक में 1000 करोड़ का, एक में 1500 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ है, वो हिस्सा अलग है। लेकिन यहां सुधांशु जी ये बात थोड़ी ठीक कह रहे हैं कि आपके वो केंद्र सरकार को, जबकि सेंट्रल के एक्ट हैं, केवल स्टेट की चिट्ठी को आधार बनाकर आपने जो प्रक्रिया रोक ली कॉम्पिटिटिव बिडिंग की, उसमें आपकी भूमिका बड़ी है। छत्तीसगढ़ में या और भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके स्टेट पीएसयू और मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो हमेशा कांग्रेस का ही रहा है। हाँ, हमेशा कांग्रेस का है। और प्रधानमंत्री जी की भूमिका इसलिए संदेह में आ जाती है क्योंकि 3 साल प्रधानमंत्री खुद कोयला मंत्री थे। ये स्थिति है। छोटा सा आपको एक रिप्लाई देना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी भी तरीके का हम अगर एलिगेशन लगाते हैं तो बड़ा सोच समझ के लगाना है। यहां पे मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से सीज्ड है और इसके अंदर 26 तारीख के दिन एफिडेविट फाइल हो रहा है और इसके अंदर रिपोर्ट फाइल हो रही है। इसके बाद अगर कुछ इसके अंदर धांधली निकलती है तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार है, मगर कुछ चीज बाहर आने से पहले, कोई चीज प्रूफ होने से पहले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि इसलिए चिंता की बात इसलिए होती है क्योंकि आपको खुद याद है कानून मंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि जो सीबीआई अपनी रिपोर्ट अब 26 तारीख को देने वाली है, किस तरह से उनको शायद उन्होंने क्या उसको असर डालने की कोशिश की और सीबीआई को खुद एक अलग से वकील भी अपना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल सरकार के लिए तो चिंता की बात है ही। जी अरवर अली साहब, बिल्कुल मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अश्विनी कुमार जी जो हमारे कानून मंत्री हैं, काफी पुराने सियासत में हैं और काफी एक्सपीरियंस मिनिस्टर हैं। अगर वो चाहते कि कुछ रिपोर्ट को चेंज करें या कुछ ऑल्ट्रेशन करें तो ऑफिशियल ऑफिस में बैठ के पूरे को ऑफिशियली मीटिंग अगर करें हैं, वो एफिडेविट आने के बाद पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ भी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी उन्होंने इनऑपरिएट यहाँ बात सीबीआई की स्वायत्तता की है, ये गलत है। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया के एफिडेविट को लॉ मिनिस्टर अपडेट कर सकते हैं। जी सुनिए, एक मिनट आप मौका दीजिए। 26 तारीख को जब एफिडेविट फाइल होगा, 26 तारीख 2 ही दिन बाकी हैं, उसके बाद अगर एफिडेविट में यह प्रूव होता है कि किसी ने कोशिश किया है कि रिपोर्ट को ऑल्टर करने के लिए, आप बराबर इस पे हमारे पे आप एक्शन के लिए डिमांड कर सकते हैं। जब एफिडेविट ही नहीं पहुंचा है और सीबीआई ने नहीं कहा है, आप उसको एज्यूम करके कैसा आप एक्शन लेने के लिए डिमांड कर सीबीआई का एक पहली रिपोर्ट है। ठीक है आबिद रसूल साहब, तो समझे क्या जो एक आंकड़ा हमारे पास है, अगर हम सिर्फ कोल ब्लॉक आवंटन की बात करें और आज के स्टैंडिंग कमेटी की उसकी बात करें, 195 अगर ब्लॉक है और 165 में काम ही नहीं शुरू हुआ, क्या समझें क्यों काम शुरू नहीं हुआ इतने सालों तक? ये काम इसलिए शुरू नहीं हुआ कि वहां पे कोल का रिक्वायरमेंट जो उनको था उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। ब्लॉक लिए हैं जरूर एक प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट अभी उनका ग्राउंड नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट यही समझना चाह रहे हैं अली अनवर साहब, रिपोर्ट में ये भी साफ है जानबूझ के काम नहीं किया गया वहां पे। देखिए प्राइवेट प्लेयर्स जो मिला उनके पास कोयले के इस्तेमाल के लिए स्टील प्लांट नहीं था। बिल्कुल, ये मुख्य वजह है। उन्होंने सिर्फ कह दिया, पहले ले लिया, कैप्टिव माइनिंग इसको बोलते हैं। पहले ले लिया कि हमें स्टील प्लांट लगाना है, लेकिन उन्होंने उसके लिए चीट किया और रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और देखिए इसमें स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये क्लियर आया, एक तो जो नीलाम करना है, देना है, आवंटित करना है कोल ब्लॉक, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला, ऐसा भी है।
और फिर कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी नहीं किया। तो इसके सामने पार्टी नहीं है, सरकार नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों के लोग होते हैं। इसके सामने हम लोग मांगते रहे कि भाई हमको डाटा दीजिए 2004 और उससे पहले का, कि कितने लोगों को किया, क्या किया। सर, अगर जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि भाई आप पॉलिसी पर मत जाइए, लेकिन यहाँ पे तो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, पॉलिसी भी और अनियमितताएं ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होता, प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया। दोनों तरह के उदाहरण अलग अलग समय काल में ये आए। जी, कोई एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और ये बताता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस बेसिस के ऊपर, उस पे एजम्पशन के ऊपर कुछ काम होता है। अगर वो एप्लीकेंट गलत डॉक्यूमेंट देता है तो ही इज लायबल। जिम्मेदारी स्क्रीनिंग कमेटी रूट से जो अलॉटमेंट हुआ है, रसूल साहब, स्क्रीनिंग कमेटी रूट से जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें यही वेरीफाई करने की जिम्मेदारी स्क्रीनिंग कमेटी की है। तो बता रहा हूं ना, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो जहां पे जो है 165 एप्लीकेंट जो आप बता रहे हैं कि चीट करने के लिए दिए हैं, अगर वैसा है तो उन पे एक्शन दिया जाएगा और उनके कोल ब्लॉक्स कैंसिल करें। अभी एक्शन कोल निकाले। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु? आपको जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस के दो एस्पेक्ट हैं, एक है पॉलिसी और एक है प्रोसीजर। आप पॉलिसी में देखिए इंटेंशन क्या है। जैसा हमारे कांग्रेस के सम्मानित पैनलिस्ट ने कहा कि 2005 में प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि नई पॉलिसी बनानी थी, 2006 में उन्होंने ऑफिशियल कमिटमेंट किया। उसके बाद क्या हुआ? आज हम कहां बैठे हैं? 2013 में। 8 साल में पॉलिसी नहीं बन पाई। यह तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, प्रोसीजर में क्या किया गया? इस बीच में धड़ाधड़ आवंटन किया गया। और आपको पता है कुल कितना आवंटन किया गया है? भारत के पास जो एस्टिमेटेड जियोलॉजिकल जो रिजर्व है, इट इज अराउंड 286 बिलियन टन्स, और उसमें से 40 बिलियन टन अलॉट कर दिया गया, यानी 14% ऑफ द टोटल रिजर्व अवेलेबल इन इंडिया वो अलॉट कर दिया गया। तीसरी चीज, उसमें प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। वो कंपनियां शुरू कैसे करती? उनके पास तो वो शुरू करने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि पॉलिसी 8 साल तक न बनाना, उसके बाद डिलिबरेटली कंपनियों को विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर दे देना और भारी संख्या में भारत की भू संपदा को इस तरीके से क्षरण कर देना, ये तीनों स्टेप पे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीति और नियत दोनों संदिग्ध है। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग कमेटी में स्टेट के चीफ सेक्रेटरी या उनके मेंबर भी होते हैं, और जो कंपनियां क्लेम कर रही थी कि हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, उनको उनके सपोर्ट में रिपोर्ट देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का था। और छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, सारी पार्टियों की राज्य सरकारों ने भी नकली और फर्जी कंपनियों को सपोर्ट किया है। यह भी एक फैक्ट है। और पब्लिक सेक्टर की कीमत पर पब्लिक सेक्टर के लोग तरस रहे हैं कोल ब्लॉक के लिए, कोयला के एक एक टुकड़े के लिए, और उनकी कीमत पर प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों दिया? ये तो साफ जाहिर है क्यों ये देते हैं उनको, और किसी नॉर्म्स पर वो खरा नहीं उतरते हैं। जी आबिद साहब, ये पब्लिक सेक्टर की जो बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर को एडिक्वेट कोल दिया जा रहा है, और जैसा बता रहे हैं कि एक कोयला की उदाहरण है, ये बात बिल्कुल गलत है। पब्लिक सेक्टर के कोल ब्लॉक छीन के दिए गए जा रहा है। इसका डेटा अवेलेबल है, जहां भी उनका रिक्वाजिशन था उस रिक्वाजिशन पूरा किया जा रहा है। कुछ ऐसे हालात हैं जहां पे माइन में प्रोडक्शन रुका हुआ है कुछ उसके लिए, तो वहां पे नुकसान हुआ होगा कोल निकलने का, मगर यहां पे ये एलिगेशन वाइडली लगाना गलत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये रिपोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, तो ये सीबीआई की इंक्वायरी की रिपोर्ट पूरा बाहर आएगा। अगर कोई भी है तो उस पर हम एक्शन लेंगे। अनवर अली साहब, सवाल अब यह है कि आगे जिस तरह से इस पे सपोर्ट जो सुझाव दिए गए हैं कि जो 80% है जहां पे काम शुरू नहीं हुआ, उनका वो कैंसिल कर देना चाहिए। जो ये मैं आपसे समझना चाहती हूं, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस है, क्या ये बाइंडिंग होती हैं, और क्या ऐसा हो पाएगा कि इसमें भी बवाल होगा? नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। बाइंडिंग तो उस तरह से नहीं है, ठीक है, अल्टीमेटली तो सरकार पर जाता है। लेकिन कमेटी के सामने ये मामला आया तो उसका हम लोगों ने खुलासा किया है, और इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग। सुदीप, मैं समझना चाह रही हूं, जो 80% है, क्या ये कैंसिल करना आसान होगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो प्रजातंत्र है उसमें जो बाइंडिंग वाला शब्द है वो केवल लीगली बाइंडिंग नहीं होता, बहुत सी चीजें मॉरली बाइंडिंग भी होती हैं। तो नैतिक रूप से एक बार सीएजी की रिपोर्ट आ गई, फिर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कड़े तरीके से सुनवाई कर रही है। तो ये संकेत बिल्कुल साफ है कि ये सारे आवंटन गलत है, इनको रद्द होना चाहिए। रद्द इसलिए नहीं होंगे या इसलिए सरकार नहीं करना चाहती क्योंकि अल्टीमेटली वो वेस्टेड इंटरेस्ट अभी भी सरकार पे हावी है। तो इसके कारण इसमें बहुत लॉबिंग होगी, बहुत प्रेशर लगेगा, और उसके बाद किसी ना किसी तरीके से इनको बचाने की कोशिश होगी। जो पिछले साल आईएनजी बना के
50-60 कोल ब्लॉक कैंसिल करने की बात की गई, वो भी इसलिए कैंसिल नहीं किए कि कंपनियां नकली थी, उनको इस आधार पर कैंसिल किया कि आपने डेवलप नहीं किया। उन सबको स्टे मिल रहा है हाई कोर्ट से। तो कोई ना कोई तरीके से इसको बचाने की कोशिश हो रही है। रद्द ही करने की बात नहीं है। कौन लोग दोषी हैं, सरकार का जो रेवेन्यू लॉस होगा उसकी जिम्मेवारी किस पर जाएगी? लेकिन सर, एनडीए के दौरान तो ममता बनर्जी कोल मिनिस्टर रही थी और कल्याण बनर्जी ने इसका कुछ जिक्र कोई हो। देखिए, इसमें हम लोग पार्टी उस समय भी हुई होंगी, पार्टी और सरकार की बात नहीं है, बात पॉलिसी की है, बात पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की है। जो भी आए, अभी जो मौजूदा सरकार है 2004 जी, जब ये लाइट में आया है, मौजूदा सरकार को करना चाहिए। कोई भी इसमें आता हो, उसमें कहां कमेटी तो किसी व्यक्ति को फंसाने और किसी को बचाने की बात उसका ये दायरा। 10 सेकंड, आपको लगता है कुछ होगा, इसका कुछ निकल कर होगा जिस तरह से सुदीप को तो उम्मीद ज्यादा नहीं? नहीं, ये ठीक कह रहे हैं कि मोरल बाइंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है इस मामले को, वही रद्द करेगा। अगर होगा रद्द तो सुप्रीम कोर्ट ही रद्द करेगा उसके दौरान। रसूल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी निधि जी, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है कि अगर जहां भी इसमें कोई गलती हुई है और कोई भी ब्लॉक अगर कुछ मैनिपुलेट करके लिया गया है तो बराबर हम कैंसिल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले भी मैं बताना चाहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को बिल्कुल कबूल करेंगे और अगर कोई हमारे पास अगर इस तरीके की खुद लेना चाहिए फैसला, सरकार को लेना चाहिए था। इस बारे में एक तथ्य मैं और कहना चाहूंगा है जी कि सुदीप ने अभी जिन 60 कोल आवंटनों की बात की है जिनको की रद्द करने की सिफारिश की गई है, उसमें एक तथ्य है जो निश्चित रूप से देश के संज्ञान में आना चाहिए कि उसमें से 53 कोल ब्लॉक्स हैं जो यूपीए गवर्नमेंट के समय में अलॉट हुए हैं और केवल 7 कोल ब्लॉक हैं जिनको जो कि एनडीए सरकार के समय में अलॉट हुए हैं। चलिए, आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर के सेगमेंट में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं और चीन के साथ जो सीमा विवाद इस समय एक तरह से सामने आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो भारत चीन सीमा का मसला हम सबके सामने। चीन के सैनिक 15 अप्रैल को भारतीय सीमा में घुस आए और लगातार रुके हुए हैं। वो सीमा के 10 किलोमीटर भीतर दाखिल हुए। वहां आज ये भी खबर आई है कि 2 चीनी हेलीकॉप्टर्स भी भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे 15 अप्रैल को। कहा जा रहा है कि घुसपैठ की चीन की सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। हालांकि वो कह रहा है कि उसके सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुए हैं और ये आरोप गलत लगाया जा रहा है। फिलहाल भारत की कोशिश है कि बातचीत के जरिए इस समस्या को, जो ये पूरा मसला बना हुआ है, उसको हल किया जाए। हमारे सहयोगी नितिन गोखले ले में मौजूद हैं। फ्लैग मीटिंग में क्या हुआ उसकी वो हमें जानकारी दे रहे हैं। आज सुबह एक फ्लैग मीटिंग भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में वहां शुरू हुई थी सीमा पर। वो करीब 4.5-5 घंटे चली। उसमें क्या फैसला हुआ ये अभी तक हमें पता नहीं चला है, पर ये आपको बता दूं कि पिछले एक सप्ताह से ये एक तनाव बना हुआ है। जब 15 अप्रैल को चीन की सेना के पहले 7 जवान डीबीओ जो एक एरिया है दौलत बेग ओल्डी, उसमें उस एरिया में घुस के आए थे, घुसपैठ की थी। और फिर 17 तारीख को और 29 लोग हमें बताया गया है कि और चीनी सैनिक अंदर आ गए थे। उन्होंने वहां टेंट लगाई और फिर जब भारतीय सेना ने वो बैनर, जो एक बैनर ड्रिल कहते हैं, वो किया कि उसमें लिखा जाता है कि आप भारतीय सीमा में हैं, भारतीय क्षेत्र में हैं और अब वापस जाइए। ये ऐसे बार बार दिखाया जाता है और जनरली ये वापस चले जाते हैं, पर इस बार इन्होंने ये ठान ली है चीनी सैनिकों ने कि वो वहीं रहेंगे। उसके बाद एक 18 तारीख को एक फ्लैग मीटिंग हुई थी, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। वहां से जाने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई चीनी सैनिकों ने। और फिर आज और एक मीटिंग हुई है जिसका फैसला अभी हमें पता नहीं चला है, पर ये एक तनावपूर्ण स्थिति है। मैं आपको बता दूं, वैसे लेह में जहां मैं हूं अभी फिलहाल, वहां में कोई ऐसे कोई तनाव नहीं है, पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो फेस टू फेस कहा जाता है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि ऐसी एक सिचुएशन आ गई है, ये बहुत कम आती है। 1986 में अरुणाचल के सुंदरंगचू में एक ऐसी सिचुएशन आई थी। उसके बाद ये देखा गया है कि ज्यादातर अक्सर जब भी चीनी सैनिक या भारतीय सैनिक एक दूसरे की सीमा में जाते हैं, वहां तक जाके वापस चले आते हैं या वापस चले जाते हैं। पर इस बार चीनी सैनिक अभी भी वहीं बैठे हुए हैं।
और अभी जाने का कोई नामो निशान, जाने की कोई अंशा उनकी दिख नहीं रही है। तो यही एक रिपोर्ट आपको मैं लेह से दे रहा हूं। लेह से कैमरा पर्सन आरिफ राधू के साथ मैं नितिन गोखले, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जिस तरह से नितिन गोखले बता रहे हैं कि 1986 में ऐसा हुआ था, लगभग 27 साल पहले चीन के इस तरह से रुख सामने आया था अरुणाचल प्रदेश में। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, बीजेपी कांग्रेस के हमारे साथीगण मौजूद हैं, लेकिन साथ ही अब जुड़ गए मेजर जनरल जीडी बख्शी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, स्वर्ण सिंह चेयरमैन है सीआईपीओडी जेएनयू से, और अजय शुक्ला सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले जीडी बख्शी, आपके पास सेना की नजर में इस समय स्थिति को आप कैसे आंकेंगे? देखिए, ये स्थिति कुछ हटके है, अलग है। नॉर्मली इस क्षेत्र में हमारी एक परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, चीनियों की एक परसेप्शन है, हमारे पेट्रोल हमारी परसेप्शन लाइन रेखा तक जाते हैं, चीन के पेट्रोल उनकी परसेप्शन रेखा तक आते हैं। इस बार जो फर्क है वो ये है कि एक तो काफी ताकत में ये पेट्रोल आया है, 10 किलोमीटर अंदर आया है और इसने अपने तंबू लगा के वहां बैठ गया है। कोई इसका अभी तक वहां से पीछे हटने का जो है कोई साइन हमें नजर नहीं आ रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर तो ये चले जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी मैकेनिज्म्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, कोई हटके नहीं है। नहीं तो मैं आपको पूछना पड़ेगा कि इसमें और सुब्दराम छू के इंसिडेंट में क्या फर्क था। तब भी वो आके हमारे एरिया में वो जो हमारे परसीव्ड एरिया में आए, अपना एस्टैब्लिश कर लिया पोस्ट और जम के बैठ गए। तो ये देखिए, बात ये है कि चीन के बहुत ही आक्रामक तेवर वो दिखा रहा है। सन 2009 से जब से पीएलए का पलड़ा हमने देखा, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चीन के ये आक्रामक तेवर हैं, और जिस तरह से नितिन ने भी कहा कि 86 में जो रुख था अरुणाचल प्रदेश पे, वो एक तरह से आप कह रहे हैं वही देखने को मिल रहा है। अजय, आपके पास आप कैसे इस समय आंक रहे हैं सिचुएशन को? क्योंकि चीन, कहा जा रहा है चीन हमारी टेरिटरी में आ गया है, एक प्लेटून अंदर आई है, उसमें करीब 50 लोग हैं और 10 दिन हो गए हैं वो लोग मौजूद हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जा रहा है, वो वापस चले जाएंगे, लेकिन एक तरह से कहते हैं ना, अपना ठप्पा लगा जाएंगे कि ये हम यहां पर आए थे। लेकिन कैसे समझे आम भारतीय नागरिक, कैसे समझे इस समय बॉर्डर की सिचुएशन को? सबसे पहले ये जिस तरीके से ये फ्रेज किया जा रहा है कि चीन हमारे इलाके में आ गया है, ये मतलब अगर बैलेंस तरीके से देखा जाए, ठीक है, चीन एक डिस्प्यूटेड इलाके में आ गया है। ये इलाका ही डिस्प्यूटेड जो हम अपना मानते हैं, हाँ, और वो अपना मानते हैं। ठीक है। जो सुमडरोंगचू में हुआ 1986 में, और मैं वहां पे था उस टाइम पे, वो ये था कि एक इलाके में भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जाके एक समर के लिए ऑक्यूपाई किया था उस इलाके को, और जब वो सर्दी के मौसम में जब वो हट गए, तो चीन जो है, जब सर्दी हटी और अगले बार कारगिल की तरह जब सर्दी हटी और समर फिर एक बारी आया, तो उन्होंने देखा कि चीन के सैनिक वहां पे आके ऑक्यूपाई कर चुके हैं और वो आज तक वहीं पे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि जो लद्दाख में हुआ है इस बारी, वो इस वजह से हुआ है, क्या हिंदुस्तान के सैनिकों ने या आईटीबीपी ने वहां पे जाके कोई अपना परमानेंट पोस्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और उसके रिएक्शन में चीन ये कर रहा है कि चीन अपने इनिशिएटिव पे खुद जो है देखने के लिए आया हुआ है। अब ये बताया जाना जरूरी है कि चीन जो है, ये पहली बार ही नहीं हुआ है कि चीन जो है आके कुछ टेंट्स लगा के फिर कुछ दिन बाद वापस गया। ये हर 2-3 साल हो जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, पर ये अभी 10 दिन से वहां पे रुके हुए हैं। आमतौर पे 3-4 दिन के बाद वो चले जाते हैं, तो ये अभी देखना होगा कि क्या वो करेंगे। ठीक है, स्वर्ण सिंह जी, आप कैसे असेस कर रहे हैं सिचुएशन? एक तो जैसे इन्होंने कहा कि तथ्य जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन पे हालात क्या है, पर जो तथ्य अभी सामने हैं उसको देखा जाए तो एक पैटर्न नजर आता है उसमें। पैटर्न ये कि पहले तो ये होता था कि फ्रीक्वेंसी जो है इनकर्शंस की वो बढ़ जाती थी और फिर कम हो जाती थी। उसके बाद एक नया तरीका उन्होंने अपनाया कि वो ग्रेफिटी लिखने लगे जगह जगह आकर, और वो ग्रेफिटी छोड़ जाते थे। और अब ये टेंट लगाने की बात हुई, और जो कभी कभी पेट्रोलिंग वाले सोल्जर्स आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं फेस टू फेस, और फिर अलग अलग हो जाते हैं।
तो ये सिचुएशन जो 500 मीटर में दोनों तरफ तंबू लगे हुए हैं, इसको आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन मानते हैं। और ये टेंशन का देखें पैटर्न है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या चीन की कोई रणनीति है जो हमें कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो किसी तरह से अपनी नाराजगी या आक्रोश वगैरह जी, या उसका ये कि क्योंकि जो आप देखें नए राजनेता वो जहां चुन के आए हैं अभी हाल ही में चीन में, उनका रुख तो बहुत अच्छा है भारत की तरफ, और ये ग्राउंड सिचुएशन में हालात दूसरी है। तो क्या ये दो अलग अलग रणनीति हैं या उसमें मतभेद बढ़ते जा रहे हैं? जो आम जनता और जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम फिलहाल स्थिति को समझने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी ने तो इससे पहले आज कह दिया कि भारत सरकार कमजोर है। जब तक ग्राउंड डिटेल्स किसी को मालूम नहीं है, सामने नहीं आ रही, हम जो शीर्ष पार्टियां एक दूसरे पर आरोप कैसे लगा देती हैं? आज तो सीधे आरोप लगा दिया आपकी पार्टी ने सरकार पर कि वो तो कमजोर सरकार है। देखिए, इस चीज का जो विश्लेषण किया जाता है वो दो डायमेंशंस पे किया जाता है। एक तो माइक्रो लेवल पे और इंस्टेंटेनियस, यानी तात्कालिक और सूक्ष्म दृष्टि से क्या हो रहा है, और एक है कि हम व्यापक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो ये तात्कालिक दृष्टि से तो एक अलग बात है कि साहब हम जो चीन की आर्मी है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया में है, वो वापस चले जाएंगे तो मामला शांत हो जाएगा। पर आप पिछले 6-7 साल से चाइना का पूरा एक मोडस ऑपरेंडी देखिए। वो पाकिस्तान में ग्वादर में नेवल बेस के ऊपर अपना कंट्रोल कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पीएलए के सोल्जर्स अवेलेबल हैं। सरकारें खुद मान चुकी है। हमारा मतलब है कि जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है उसको गलत तरीके से कहीं हाइप तो नहीं किया जाता है। ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। बने रही बड़ी खबर के साथ। तो बॉर्डर में वाकई स्थिति कितनी तनावपूर्ण है? क्या ये सिर्फ पॉस्चरिंग हो रही है? कैसे इसे आंके? ये भी एक सवाल है जो हम सबके सामने। मिस्टर बख्शी, अभी तक जो हमने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, और ये क्या सिर्फ एक पॉस्चरिंग है? क्योंकि जो फ्लैग मीटिंग है उसका भी कुछ खास निकल के नहीं आया। ये दूसरी फ्लैग मीटिंग है जो भारत ने मांगी थी, और फिर ये हुई है, नितिन ने बताया, जिस तरह से कुछ खास अभी तक निकलकर उसमें से नहीं आया है। देखिए, अजय शुक्ला ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था सुमदोरोंग छू का। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 2008 में ठीक इसी इलाके में चीनी फौज आई थी, घुसपैठ करी थी, और आईटीबीपी के कुछ जो वहां स्ट्रक्चर थे उनको तोड़-ताड़ के चली गई थी। ठीक है, तो ये काफी गहराव में आपकी पेनिट्रेशन है, और ये जो है, जो यहां ठहरने का जो उनकी साफ मंशा दिखाई दे रही है, पिछले इतने सारे दिनों से वो वहीं पे कायम है। और एक फ्लैग मीटिंग पहले हमारे आईटीबीपी और सर 15 की रात जब वो लोग आए थे तो उनके 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी आए थे, तो एक तरह से उनका पूरा ये प्री प्लान था। वहां पे आए थे। सो मैं कह रहा हूं कि जो सुमदोरोंग छू के इंसिडेंट से वहां भी हेलीकॉप्टर आए थे। काफी इसमें सिमिलैरिटीज हैं। देखने की बात यह है कि इंटेंट क्या है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चीन के जो राजनेता हैं वो हमेशा पंचशील की बात प्रीमियर अगले महीने आने वाले हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, प्रीमियर आने वाले हैं अगले महीने। क्या वो भी कुछ चाहेंगे? उनको वो भी नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए और इस तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्कस करने के लिए सामने? ऐसे हालत में एक प्रीमियर का विजिट होना, जबकि एक डिस्प्यूट और एक फेस ऑफ चल रहा हो बॉर्डर के ऊपर, ये बहुत डिप्लोमेसी के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीन के जो 2 नए लीडर्स हैं, ये माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बहुत नजदीक हैं फौज के, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, और ये रिश्ते पॉलिटिकल और मिलिट्री के बड़े अच्छे बने हुए हैं। लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि जमीन के ऊपर पीएलए अपने फैसले कर रहा है, और पॉलिटिकल लेवल पे भारत के साथ जो रिश्ते बनाए जा रहे हैं वो अपने लेवल पे चल रहे हैं, और ये 2 अलग रिश्ते लेवल पे चल रहे हैं। चीन के अंदर शिनजियांग प्रोविंस के अंदर और तिब्बत प्रोविंस के अंदर जो पॉलिसी है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनाता है। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है वो एक हद तक ही उनके ऊपर काबू कर पाता है। लेकिन ये बहुत संभव है कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने फैसला किया हुआ है कि ये एक्शन हम करेंगे, और पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो इसको काबू करने की जो डिस्कनेक्ट है। अच्छी बात इन्होंने कही कि आप देखें इमीडिएटली अब जब हम मांग रहे थे कि एक और फ्लैग मीटिंग हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आर्मी कमांडर बीजिंग गए हुए हैं, तो क्या उनको वहां बुलाया गया?
बताने के लिए कि क्या ग्राउंड सिचुएशन पे क्या हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि नई जो पीढ़ी के राजनेता आए हैं उनको सारी जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको समझने में और उस पर कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर ये उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कहना है कि जो समदरुंग चौ की बात कर रहे हैं कि तब भी ऐसा हुआ था, तब उस वक्त एक संधि थी 1996 में जो साइन हुई, तब नहीं थी वो। उसमें एक साफ लिखा गया है कि 10 किलोमीटर बॉर्डर रीजन में यदि कोई हेलीकॉप्टर किसी वजह से एंटर करता है तो उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी दूसरी साइड को। तो हेलीकॉप्टर का आना एक बहुत ही, उसको हम जो कह रहे हैं कि अपिंग द एंटे वाली जो बात है वो साफ जाहिर होती है कि एक पैटर्न है उसमें। ठीक है, आबिद रसूल खान साहब, आखिर में बस आपके पास बहुत कम समय मेरे पास, चिंता की वजह है ये सरकार के लिए एक और जिस समय जो स्थिति बनी हुई है? निधि जी, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने बताया है, बड़ी अच्छे बात बताए हैं और इससे काफ़ी हमें सच्चाई सामने आती है। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत और हमारी गवर्नमेंट ये बात को काफ़ी गंभीरता से देखी है। फॉरेन मिनिस्ट्री चाइनीज़ एम्बेसडर को समन किया है और उनको बड़े क्लियर अल्फाज में बताया है कि हम इस तरीके के कोई एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से रक्षा मंत्रालय ने अपना माउंटेन वॉरफेयर यूनिट और लद्दाख स्काउट यूनिट को लद्दाख की तरफ भेजा है और उन्होंने पूरी तैयारी की है, अगर ज़रूरत पड़ी तो जो भी इसमें हमको भारत की रक्षा करने के लिए जो ठोस कदम होंगे वो उठाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी कोई बात होती है तो ये पूरा मुल्क और पूरा हमारा हिंदुस्तान एक साथ एक आवाज़ में उठना चाहिए और एक आवाज़ में अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस बाजू रख के ये जो आर्मी का मॉरल है हम उसको बहुत ताकतवर बनाना चाहिए। तो जब ही हमारे देश की रक्षा हो सकती है। यहाँ पे पॉलिटिकल जी सर, मिस्टर बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे रैप करना है, समय समाप्त हो गया। जी मिस्टर बख्शी। देखिए, मैं वो बहुत खुशी हुई है सुनकर, लेकिन मैं सिर्फ ये चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कि फॉर गॉड सेक हमारी असली प्रॉब्लम ये छोटे मोटे इंट्रूजन से ज्यादा हमारी जो सैन्य तैयारी में जो देरी चल रही है, फॉर गॉड सेक उसकी प्रति जागरूक हो जाइए। 1987 से लेकर आज तक आपकी मीडियम गन नहीं आई, आपके जो है रफाल फाइटर नहीं आए, एलसीए नहीं आया, सबमरीन बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि सरकारें सुने, लेकिन इसको देखिए जी, और उम्मीद करते हैं ये जो स्थिति बॉर्डर पे बनी हुई है संभले जल्द से जल्द। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही, समय मेरे पास आज इतना ही है, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।